प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा नवम के चंद्रग्रहण से लौटते हुए प्रश्न अभ्यास के उत्तर करने जा रहे हैं। तो चले प्यारे बच्चों देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नगर के मतलबी रिश्तों पर प्रहार करते हुए कहा है कि यहाँ शहर जैसा स्वार्थ नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्ची सहानुभूति है। गांवों से विपरीत शहर के लोगों में स्वार्थी प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। यहाँ से मनुष्य का आपसी प्रेम व्यवहार लुप्त होता जा रहा है। इसलिए कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उन्हें लगता है कि जो नगर के जो लोग होते हैं वो स्वार्थी किस्म के होते हैं, मतलबी होते हैं बच्चों। अपना मतलब निकाल लेने के पश्चात वो किसी को पूछते नहीं, ठीक है, इसलिए आक्रोश है। प्रश्न नंबर 2 है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। यहाँ सरसों के सयानी होने का तात्पर्य उसकी फसल के पक जाने से है, अर्थात सरसों की फसल अब परिपक्व होकर कटने को तैयार है। मतलब जब फसल तैयार हो गई है तो उसे सयानी अर्थात समझदार जवान कहा गया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। उसका चित्त अत्यंत चंचल है, वह अपने प्रियतम से मिलने को आतुर है, आतुर होता है बेचैन, तथा प्रथम स्पर्श करने वाले को हृदय से अपना स्वामी मानने के लिए तत्पर है, अर्थात उससे वो विवाह करेगी, ठीक है। हृदय दान देने का मतलब विवाह करना होता है। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग करके उसके चरित्र पर प्रकाश डाला है, क्योंकि वह चने के पौधे के बीच इस प्रकार आई है मानो जबरदस्ती वह सबको अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहती है। उसके सर पर उगे हुए नीले फूल उसकी इस हठीली प्रवृत्ति को परिभाषित करते प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपनी हठीली प्रवृत्ति को परिभाषित कर रही हो, ठीक है। और कहाँ उग गई है, चने के खेत में बीचों बीच उग गई है, हट करके जबरदस्ती बीच में घुस गई है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा, चांदी का सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। चांदी का सा गोल खंभा से कवि का तात्पर्य नगर की सुख सुविधा तथा स्वार्थपूर्ण जीवन से है, जिसे पाकर भी लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। चांदी के बड़े खंभे के माध्यम से कवि ने मानव प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। ये अति सूक्ष्म कल्पना का आभास भी है बच्चों। दूसरी तरफ देखें तो जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो एक चांदी का सा गोल खंभा चमक रहा हो, ठीक है। ये कवि हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये बहुत आगे तक की सोचते हैं। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। कवि ने यहाँ चने के पौधों का मानवीकरण किया है। चने का पौधा बहुत छोटा सा है, उसके सिर पर फूला हुआ गुलाबी रंग का फूल ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो, ठीक है। मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। श्री केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर वास्तव में प्रकृति के मानवीकरण का अनूठा रूप है। कवि ने सारी प्रकृति पर ही मानवीय भावनाओं का आरोप किया है। बीते भर का चना गुलाबी फूलों की पगड़ी लपेटे खेत में सज संवर कर खड़ा है, तो दुबले पतले शरीर वाली हठीली अलसी अपने सिर पर नीले फूलों को सजाकर खड़ी है, जो किसी को भी अपना दिल देने के लिए तैयार है।
सरसों जवान हो चुकी हैं, जो पीले फूलों से सज संवर कर ब्याह मंडप में पधार गई है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। पोखर के किनारे पानी में अध डूबे पत्थर भी पानी पी रहे हैं। चित्रकूट की भूमि बांझ है, जिस पर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं। पूरा मानवीकरण है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कविता में ऐसी उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो ये पंक्तियां हैं बच्चों। चित्रकूट की अनघड़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रेवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने अपने शब्दों में उत्तर देने हैं प्रश्न को समझते हुए। ठीक है, लिखना भी है और साथ ही साथ समझ के साथ याद भी करना है। धन्यवाद।